नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। चुनाव नतीजे आने के करीब 11 दिन बाद महायुति में बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुन लिया गया और इसके साथ ही सीएम और 2 डिप्टी सीएम वाला फार्मूला भी फिर से लागू हो गया। अब 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे और अजित पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की। लेकिन इन 11 दिनों में महायुति के गठबंधन में जिस तरह से कलह सामने आई, उसने अच्छी मिसाल पेश नहीं की। नतीजे आने के बाद से ये माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार भी सीएम पद नहीं छोड़ेगी, लेकिन एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक उन्हें ही सीएम बनाने की इच्छा पालते रहे। इसे लेकर दिल्ली में भी अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लंबी मीटिंग हुई, मगर वहां भी शिंदे संतुष्ट नहीं हुए और अचानक अपने गांव चले गए। फिर पर्दे के पीछे कई दौर के नेगोशिएशंस के बाद एकनाथ शिंदे फाइनली झुक गए। अब सवाल ये उठता है कि एमपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में फौरन फैसला करने वाली बीजेपी को महाराष्ट्र का सीएम चुनने के लिए इतनी लंबी कवायद क्यों करनी पड़ी? बीजेपी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद क्या वाकई एकनाथ शिंदे सौदेबाजी करने की पोजीशन में थे? क्या सीएम चुनने में इतनी देरी के कारण महायुति गठबंधन के बारे में अच्छे संकेत नहीं मिल रहे? मुख्यमंत्री चुनने में हुई देरी महज संयोग है या प्रयोग? ये तमाम सवाल, इन तमाम सारे सवालों के साथ अपनी इस चर्चा को हम आगाज देंगे, शुरुआत देंगे और हमारे साथ तमाम सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। महाराष्ट्र में सीएम पद का सस्पेंस तो खत्म हो गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही एकनाथ शिंदे का एक बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं फडणवीस जी को बधाई देता हूं, लेकिन मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा या नहीं ये शाम को बताऊंगा। तो ये तमाम सारे जो वक्तव्य नेताओं के, उसमें अभी भी लगता है कि महायुति की गुत्थी सुलझी नहीं है। तो हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उनमें से तनुज दीक्षित और संजीव यादव जुड़ चुके हैं। तनुज जी और संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और तनुज जी, एकनाथ शिंदे जी का जो ये बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं फडणवीस जी को बधाई देता हूं, लेकिन मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा या नहीं बनूंगा इसके बारे में शाम को बताऊंगा, इससे लगता है कि महायुति की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। तनुज जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी आलोक जी। तनुज जी, अभी थोड़ी देर पहले ही एकनाथ शिंदे जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि फडणवीस जी को मैं बधाई देता हूं, लेकिन मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा या नहीं इसके बारे में शाम को बताऊंगा। तो इससे लगता है कि महायुति की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर 140 का जो आंकड़ा है वो एक जादुई आंकड़ा है, जिसमें से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उसके उस आंकड़े के लगभग अकेली ही इस समय मौजूद है। हालांकि बीजेपी और एनडीए गठबंधन घटक दलों के साथ हमेशा एक बनाकर के सामंजस्य बना करके रखता है, और ऐसे में अगर हमें ध्यान हो तो हम लोकसभा चुनाव को भी ध्यान करें। जिस तरीके से रामदास आठवले जो कि खुद की एक पार्टी है जिनकी महाराष्ट्र में, और वो इस बार कोई विशेष सीटें लेकर के उनके दल से नहीं लेकर के आ पाए लोकसभा के अंदर, उसके बावजूद भी उनको जो है केंद्रीय मंत्री के लिए एनडीए में घटक दल के साथ में उनको मौजूद करा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, चाहे एकनाथ शिंदे भले इस पे अभी सोच विचार कर रहे हो, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे ना भी बने तो उन्हीं के गुट से, क्योंकि उनके पास भी एक अच्छे खासे नंबर है शिवसेना के जो उनके साथ विधायक चुने गए हैं एक शिंदे गुट के, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक उप मुख्यमंत्री की दावेदारी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी विभाग या फिर गृह मंत्रालय विभाग की दावेदारी शिवसेना के पास में, एकनाथ शिंदे गुट के पास में होने की संभावना है। जी आलोक जी। जी बिल्कुल। संजीव जी, अंतिम वक्त में एकनाथ शिंदे जी क्या बार्गेन करना चाहते हैं? क्योंकि सारी चीजें तो तय हो गई, अब वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, ये तो तय हो गया है, नाम भी तय हो गया है, किसको बनना है, वो सारी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन अंतिम वक्त में अब क्या वो बार्गेन करना चाहते हैं? संजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है संजीव जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तनुज जी से ही सवाल ले लेता हूं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तनुज जी, आपने मेरी बात सुनी होगी, अंतिम वक्त में एकनाथ शिंदे जी अब क्या बार्गेन करना चाहते हैं?
अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं दो ही बड़े मंत्रालय अगर मुख्यमंत्री बाद में हो तो देखे जाते हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय पर एक जो है दावेदारी, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले भी ये स्वर उठ रहे थे और गृह मंत्रालय की मांग की जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या ये मांग को पूरा करेगी, एक बहुत ही सोच वाला मामला रहेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय विशेष करके बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक होता है किसी भी राज्य के राष्ट्र में कहीं पे भी। ऐसे में वही एक डिमांड जो है एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा की जा सकती है। और वहीं एक दूसरा महत्वपूर्ण पद मैंने जैसे आपको कहा कि दो हैं, तो दूसरा जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में, उसमें भी पोर्टफोलियो क्या विभाजित होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे में डिमांड इन दोनों के अलावा मुझे नहीं लगता किसी और मुद्दे पर की जाएगी। वहीं आलोक जी अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूले की अगर हम बात करें, जिस तरीके से 11 दिन के इंतजार के बाद में महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर के रूप में फिर से देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे आया, तो इस पे भी अगर हम देखें तो आप बीजेपी के फॉर्मूला एजेंडे को आप समझें। पिछले साल उन्होंने एक फॉर्मूला उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे 4 राज्यों में चलाया, जिसमें आकस्मिक एक नए चेहरे, नए मतलब जिनको कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे चेहरों को उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करा बीजेपी और एनडीए की सरकार ने। वहीं इस साल के जो फॉर्मूले हैं, चाहे हरियाणा का चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र का हो, इस बार सरप्राइजिंग फैक्टर बीजेपी ने बिल्कुल भी नहीं रखा। हरियाणा में भी उन्होंने नायब सिंह सैनी, क्योंकि 5 महीने पहले चुनाव के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, यथावत वैसे ही रखे। और यहीं महाराष्ट्र की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र में, हालांकि तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की जरूर शपथ ले रहे हैं, लेकिन दूसरी बार जब ये शपथ ली थी तो महज 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे में ये इनका तीसरा कार्यकाल जरूर होगा, लेकिन एक लंबे दौर के अनुभवी नेता हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं नेताओं में। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक कहीं ना कहीं सही फैसला इसे कहेंगे आलोक जी, जो महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। जी जी ठीक है संजीव जी, मुझे लगता है कि आपने तनुज जी की बात सुनी है। वो ये चर्चा कर रहे थे कि चौंकाने वाले निर्णय लेने वाली बीजेपी आला कमान ने यहाँ पर कोई चौंकाने वाला निर्णय नहीं लिया। देवेंद्र फडणवीस जिनका नाम चल रहा था, उन्हीं को मुख्यमंत्री पद सौंपने की आला कमान ने फैसला किया है। बीजेपी, ये तो तय बात है कि बीजेपी पहले भी इस तरीके के कई चौंकाने वाले निर्णय ले चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, सबकी धड़कनें बढ़ी भी हुई थी। अटकलों के दौर जारी थे कि क्या होगा, नहीं होगा, फडणवीस जी होंगे कि नहीं होंगे। ये अब तो फाइनल हो गया कि फडणवीस जी ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगले जो 5 साल हैं वो कैसे रहेंगे, वो महाराष्ट्र की सियासत में कैसे रहेंगे। चूंकि गुजरे 5 सालों में तो हम लोगों ने जो देखा, टूट फूट, महाविकास अघाड़ी बना, महायुति बना, और एक ही 2 महत्वपूर्ण पार्टियां, उनके 2-2 हिस्से हो गए। लेकिन अगले 5 साल कैसे रहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं की जा सकती इस सरकार की। आज जैसे तीनों एक मंच पर आए महायुति वाले, जिसमें शिंदे जी, अजीत पवार और जो अब सीएम के नाम के फडणवीस साहब। लेकिन आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो वहां चाणक्य नीति फेल हुई थी। कारण शरद पवार जी का गुट का जिस तरीके से मजबूती, उद्धव ठाकरे का एक नया गठन के साथ सरकार का बनाना, उस बात को लेने के बाद जब अब इस बार सरकार की बात आई, नई सरकार बननी है। हालांकि ये बात मैं दीक्षित साहब से बहुत हूँ कि आंकड़े के बहुत नजदीक बीजेपी अपने आप में ठीक ठाक है। उसको अगर शिंदे साहब कुछ आनाकानी भी करते तो अजीत पवार साथ खड़े हैं, सरकार इजी बन जाती। लेकिन ये जानते हैं कि दूसरी तरफ भी एक बड़ा चाणक्य शरद पवार साहब बैठे हुए हैं। इसलिए इस फैसले में सबसे बड़ी देरी जो हो रही थी, सीएम पद की देर के लिए पहले मना लें, किसी को हाथ जाने ना दें दूर तक, जो एक लंबा टाइम बनता रहा, वो इसका सबसे बड़ा कारण यही था संगठन के लिए कि किसी को नाराज नहीं करना। हालांकि शिंदे साहब नाराज रहे कि भाई मैं वो गांव चले गए, फलाना है। आज जिस तरीके से सुना कि मैं पार्टी के साथ हूँ और बीजेपी का सीएम यानी मंत्री मंडल में रहूंगा नहीं रहूंगा, ये एक अलग सवाल है जी। लेकिन अब उनका आना, आप कहें तो मजबूरी भी कह सकते हैं। अभी उनकी खींचातान पद को लेकर चल रही है कि मंत्रिमंडल में उनके कितने लोग शामिल होंगे। जिस तरीके से बात आ रही है 6-1 कि किसके मंत्री ज्यादा रहेंगे, किसके जा रहेंगे, ये अभी उठापटक चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन जो आपने कहा कि बीजेपी का देरी होना या फडणवीस के नाम पे मोहर लगाना, फडणवीस के नाम पर अगर वो मोहर नहीं लगाते, किसी नए नाम को लगाते, तो वहां विरोध होना तय था। शिंदे का एक गुट नया फिर बनना तय था, और जिसके लिए विपक्ष में बैठे दूसरे चाणक्य, जिनको मैं शरद पवार भी कहता हूं, वो कुछ ना कुछ गेम होता। लेकिन अब वो गेम सारे कयासों को मोदी जी ने पलट दिया है। जी ठीक है। तनुज जी, आप चूंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखते समझते हैं, जब शिंदे सरकार थी तो फडणवीस जी डिप्टी सीएम होने के नाते उनके पास गृह मंत्रालय था। अब वही शिंदे जी भी चाहते कि अगर हमको डिप्टी बना रहे हो तो गृह मंत्रालय हमें दे दो। हालांकि उनकी मांग जेन्युइन है, जायज़ है, लेकिन ये मामला लगता नहीं कि मुझे बन पा रहा है, क्योंकि अभी फिर एक बार जो नाखुशी दिखी है शिंदे जी की, कहीं ना कहीं विभागों को लेकर ही है। चूंकि थोड़ी देर पहले तक तो यही तय हो रहा था कि शिंदे जी डिप्टी सीएम बन रहे हैं, अजित पवार जी डिप्टी सीएम बन रहे हैं, लेकिन ये कहना कि हम थोड़ी देर बाद स्पष्ट करेंगे अपनी चीज़ों को, अपने पत्ते थोड़ी देर बाद खुलेंगे, मुझे लगता है कि शायद विभागों को लेकर ही कोई बात होगी जो नाखुशी की वजह बन रही है। आलोक जी, मैं बताता हूं आपको, इस चीज में बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि पिछली बार महायुति की सरकार जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट के साथ में बनी और महाराष्ट्र में त्रिदलीय अजित पवार, एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना, और हम बात करें एनसीपी और साथ में बीजेपी, तीनों की त्रिकोटीय सरकार थी। लेकिन अगर हम उसी पे अब चर्चा करें तो वो एक मजबूरी थी उस समय, मन चाह मंत्रालय, मुख्यमंत्री पद देना, चाहे गृह मंत्रालय देना या कोई भी। देखिए क्या होता है, कई बार एक कुछ समस्या ऐसी होती है जो राजनीतिक रूप से, और वैसे में देवेंद्र फडणवीस जी को भी स्वतः उप मुख्यमंत्री बन के एक तरीके से अपना एडजस्टमेंट करना पड़ा। देखिए हालांकि इतने बड़े नेता, इतने दिग्गज नेता जिनका नाम, अगर वो आज चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनते महाराष्ट्र के, तो भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में प्रबल दावेदारी के साथ उनका नाम आगे था। और ऐसे में अगर आज वो सीएम बनने भी जा रहे हैं तो बहुत बड़े अव्वल दर्जे के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता कहलाएंगे देवेंद्र फडणवीस जी। ऐसे में उनका जो कॉम्प्रोमाइज, और पार्टी ने उनका जो समय पर एक सहज, कहते हैं सरल स्वभाव से, जो सहज रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री पद को भी सहज स्वीकार किया, उस पर बहुत अच्छा कार्य किया महाराष्ट्र की जनता के लिए। और वही कार्य लोगों ने भी देखा, पार्टी ने भी देखा, कोविड कार्यकाल उनका देखा, और जिस तरीके से सतत रूप से लगे रहे, इसीलिए पार्टी ने, संगठन ने पूर्ण रूप से जो सारे विधायक दल है उनके नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस का चुनाव किया। अगर बात मंत्रालय की करें तो देखिए, आज अगर इतने बड़े नेता ने अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, तो आज अगर एकनाथ शिंदे जी को भी अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि महायुति की सरकार है, सबको जुड़कर रहना है, सबको साथ चलना है और प्रदेश का विकास करना है, ऐसे में महाराष्ट्र राज्य के लिए अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी गुंजाइश है, और ऐसे में अगर कोई थोड़ा बहुत अगर कहीं मंत्रालय को लेकर के कुछ असहमति बनती भी है, तो ऐसे में मेरे हिसाब से वो बराबर सहयोग देंगे। और ये बात वो पहले भी बैठक के बाद, वो फोन पे जब नरेंद्र मोदी जी से बात हुई उसके बाद भी एकनाथ शिंदे बोल चुके हैं कि हमारा पूर्ण रूप से, हमारे बीच में कोई विवाद की स्थिति नहीं है। जैसा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी चाहेंगे, वैसा ही निर्णय उन्हें स्वीकार्य भी है। जी जी ठीक है। संजीव जी, यादव जी, महाराष्ट्र में 288 सीटों में 146 सीटों पर बीजेपी लड़ी और 132 सीटों पर बीजेपी जीती, यानी कि 88% स्ट्राइक रेट, जो अब तक का इतिहास रहा बीजेपी का, वो हासिल किया बीजेपी ने। इस पे नो डाउट कि देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा रोल रहा, उनकी जमीनी मेहनत रही, जिसकी वजह से बीजेपी को इतना बड़ा वहाँ पर एक तरीके से जनता का समर्थन मिला। और मुझे लगता है कि उसी का प्रतिफल उन आला कमान ने उनको दिया भी है, और उनको मुख्यमंत्री के तौर पर ये तोहफा भी दिया, उनकी जो मेहनत रही। इसके अलावा, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का इस प्रचंड जीत में वाकई, जैसा मैं समझ रहा हूँ, रोल रहा, या कुछ और भी वहाँ की स्थितियाँ ऐसी रही जिसकी वजह से बीजेपी इतने प्रचंड बहुमत से जीती वहाँ पर? देखिए, दो कारण, आपने दो सवाल एक ही सवाल में पूछ लिए। पहले फडणवीस साहब का रोल और बीजेपी का सत्ता में आने के लिए इतनी सीटों का 88% से आगे आना। पहली चीज, मैं फडणवीस साहब की बात करता हूं। जैसे कि दीक्षित साहब ने कहा कि त्याग सबसे बड़ी चीज है।
जब एक सीएम अपने आप पार्टी को बड़ा मानते हुए डिप्टी सीएम के पद पर आता है तो बहुत त्याग करता है। जो फडणवीस साहब ने किया, समझौते किए, ठीक है, गृह मंत्रालय उनके पास रहा, लेकिन आपने उस सरकार में ये देखा होगा कि शिंदे के किसी भी फैसले का विरोध फडणवीस साहब ने नहीं किया सरकार चलाते समय। ये सबसे बड़ा उदाहरण था। जो पार्टी का नेतृत्व कमान देख रहा था कि उन्होंने बिल्कुल कहीं पर भी और सरकारों में हमने देखा कि 2 महीने के बाद आवाजें उठनी शुरू हो जाती है, लेकिन फडणवीस साहब की कोई भी सिंगल आवाज नहीं उठी। सबसे बड़ा तो ये था उनका त्याग। दूसरी बात रही कि पार्टी की प्रचंड जीत की बात। देखिए, बीजेपी जब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अलग हुए, उद्धव ठाकरे को क्यों इस सरकार से या पिछली में सबसे कम सीटें मिलने का कारण था एक नेतृत्व। पार्टी जब बाला साहब ठाकरे ने बनाई तो वो एक हिंदुत्व के नाम पर देश में एकमात्र शिवसेना एक पार्टी ऐसी रह गई थी जिसके ऊपर एक अलग छाप थी एजेंडे को लेकर के। जो कांग्रेस, जब उन्होंने कांग्रेस का दामन साधा, शरद पवार जी का दामन साधा, तो वो छाप अलग हट गई। तो बचे एकमात्र शिवसेना के लिए शिंदे साहब, एक वो था। दूसरा, बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी बन गई महाराष्ट्र में कि जो एक जाति या एक कह सकता हूं एक विचारधारा का नेतृत्व करने के लिए तैयार थी। जय मराठा वहां एक नारा चलता है, उस नारे का एक सिंबल जो था वो एकमात्र बीजेपी के पास दिखा कि कहीं नहीं तो इसके पास चल। तो सबसे बड़ी चीज किया कि फडणवीस साहब का त्याग और बीजेपी के पीछे के कारण जो महाराष्ट्र में उनको लेकर के, इसलिए उनको प्रचंड जीत नहीं मिली। और स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई त्याग करता है और पार्टी नेतृत्व उसको लगातार देख रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पर इनाम देना बनता भी है उसका। जी बिल्कुल ठीक है। आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आरबी उपाध्याय जी, महाराष्ट्र में पिछले 11-12 दिनों से जो कुछ भी हुआ उससे महायुति की एकजुटता पर सवाल खड़े होते रहे। अब मुख्यमंत्री तय होने के बाद ये माना जाए कि सारे विवाद खत्म, महायुति एकजुटता के साथ आगे आने वाले 5 सालों में भी काम करेगी? ये तो समय बताएगा, ये नहीं कहा जा सकता। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। शिंदे ने अभी कहा है कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। देवेंद्र फडणवीस ने तो बीजेपी आला कमान के प्रेशर में आके मुख्यमंत्री रहे और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, परंतु एकनाथ शिंदे अभी भी कह रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। इसका क्या मतलब है? ऑलवेज वेल। कल विभागों का बंटवारा होगा, जब विभागों का बंटवारा होगा तब कह सकते हैं कि ऑलवेज वेल। अभी नहीं कह सकते, अभी सस्पेंस बरकरार है। ये बात जरूर है, पहले दिन से कह रहे हैं एकनाथ शिंदे कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन जब विभागों का बंटवारा होगा तब असली कहानी सामने आएगी। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी है। ऑलवेज बेल होता तो इतना टाइम लग जाता मुख्यमंत्री चयन करने में, इतना पूर्ण बहुमत होने के बाद। और रहा कि जनता नारों पर नहीं, भूखा पेट रोटी मांगता है और बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, जिसको वोट करता है। सरकार बन गई ठीक है, लेकिन नतीजे अभी कल महाराष्ट्र में एक गांव में वोटिंग कराने को लेकर कर्फ्यू लगा दिया गया। क्यों लगाया कर्फ्यू? गांव वाले कह रहे हमने वोट कहीं दिया था और वोट कहीं गया, तो हम अपने इंटरनल बैलेट से वो देखना चाहते हैं कि गांव में कितने वोट पड़े। तो देखिए ऑलवेज वेल क्या है, कहाँ है। गांव वाले इलेक्शन रिजल्ट पर पर्चे खड़े कर रहे हैं और ये कहना है जय मराठा का नारा हमारे पास था। कोरे नारों से पेट नहीं भरता है दोस्त। ये भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, किसान अलग परेशान है, नौजवान परेशान है, और उसके बाद वोट अगर मिल रहा है तो ये करिश्मा तो है वाकई में एक मिरेकल है। और ये जादू फिर सही पॉलिटिकल पार्टी ने सीखना चाहिए। ठीक है। तनुज जी, क्या संघ की पसंद की वजह से देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पर मोहर लगी है? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, नागपुर से आते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, और ये नागपुर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत बड़ा गढ़ है। तो निश्चित रूप से देश के सारे जिस तरीके से संघ वहीं से चलता है और कहीं ना कहीं इसका बहुत हद तक उन्हें फायदा भी मिला। हमने देखा इससे पहले भी नितिन गडकरी जी भी वो फायदा
प्राप्त कर चुके हैं और ये सारे फायदे देखिए निरंतर रूप से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी आपका एक सवाल था जो मैं कहीं और सुन रहा था, शायद संजीव जी से था, आपने पूछा था कि इसके अतिरिक्त और क्या ऐसी चीज है जो महाराष्ट्र में काम आई है, तो निश्चित रूप से लाड़की बहना योजना, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जहां पे भी राज्य में सरकारें बनाई हैं, जो वादे करती है मैनिफेस्टो में वो पूरा भी करते आ रही है। वही देखते हुए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना का स्वरूप हमने देखा कि वो यहाँ पर भी शायद उन्हें मैनिफेस्टो में जैसे ही जब जिक्र हुआ तो उसके बाद वो भी लोगों को लगा कि नहीं कारगर साबित होगा। और शायद यही बहुत बड़ी वजह ये भी है कि महिलाओं के द्वारा चुनी हुई सरकार महायुति की एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनी और इसका फायदा निश्चित रूप से भी आगे मिलता रहेगा। जी ठीक है। आरबी उपाध्याय जी से एक सवाल और ले लेता हूं, फिर संजीव यादव जी के पास चलता हूं। आरबी उपाध्याय जी, जो हालात हुए चुनाव के बाद उससे महाविकास अघाड़ी बिल्कुल चरमरा गई। 20 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे निपट गई, 16 पर कांग्रेस निपट गई, 10 पर शरद पवार की एनसीपी निपट गई, कुछ बचा ही नहीं वहां पर। अब एक बार फिर कयासों के दौर जारी है कि महाविकास अघाड़ी बहुत जल्द बिखर जाएगी, बहुत जल्द टूट जाएगी। आपको क्या लगता है, चूंकि आप भी बहुत समझते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को? देखिए, नेताओं का अपने स्वार्थ के लिए बिकना या टूट जाना, अलग हो जाना, ये गठबंधन होते हैं, टूट जाते हैं, कोई नया नहीं है। महाविकास अघाड़ी भी टूटेगा, महायुति भी टूटेगा, ये सब टूटने के लिए बनते हैं गठबंधन। गठबंधन में जब तक फायदा है तब तक स्वीकार्य होता है और जहाँ नुकसान है वहाँ विदा ले लेते हैं। जी तो जी। जहाँ तक एनडीए का सवाल है, देखिए ये मजबूरी में एक हुए, अलग अलग लड़ेंगे तो हार जाते, भले ही अब एक साथ रहे तब भी हार गए, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन इनको डर था कि हम अलग अलग लड़ेंगे तो बुरी हालत हो जाएगी, इसलिए मिलके लड़ लेते हैं। मिलके लड़के देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं आया। जब किसी लिए नहीं आया, ये आत्ममंथन करना पड़ेगा पार्टियों को, सोचना पड़ेगा कहाँ कमी रहेगी। वो तो ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं कि ईवीएम की वजह से हारे, और वाकई में जब परिस्थितियां इस तरह की हों, किसान नाराज और नौजवान नाराज, वहाँ इस तरह के रिजल्ट आना मिरेकल है। मैं पहले जी ठीक है आरबी उपाध्याय जी। संजीव यादव जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे के बड़े नेता है संजय राउत जी। संजय राउत जी कहते हैं कि भले ही महायुति सरकार बना ले, लेकिन चला कैसे पाएंगे, क्योंकि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। उनको अभी सब सारी चीज़ें ठीक नहीं दिख रहा है। सब कुछ ठीक है, 132 अकेले बीजेपी के हैं, लेकिन उनको ठीक नहीं दिख रहा है। आप उनकी बात से कितना सहमत हैं? देखिए, मैं उनकी बात से एक लिमिट सहमत की बात है। सरकार तो चलेगी, अब वो कितनी लंबी चलेगी ये बात तो बात की बातें हैं, जैसे उपाध्याय साहब ने कहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर मैंने देखा कि शिंदे जी की और बीजेपी की लड़ाई में एक नया नाम उभर कर आ गया, अजीत पवार, जो कि साइलेंट बैठ करके सबसे मजबूत नेता इस सरकार में बनने वाले हैं, जो मैं देख रहा हूं उसको, क्योंकि उनका कोई विरोध कहीं नहीं दिख रहा है। और रही बात संजय राउत जी ने क्या कहा कि नहीं चलेगी सरकार, देखिए मैं कहता हूँ शिंदे जी तो नाराज हैं। अजीत पवार के पास बैक जाना इजी नहीं है, शरद पवार जी के पास कांग्रेस के साथ जाना इजी नहीं है उनके लिए, उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा होना उनके लिए आसान नहीं है। तो उनके पास विकल्प, अजीत पवार के पास सिर्फ एक यही सरकार। जी ठीक है। अजीत तनुज जी ठीक है। संजीव तनुज जी, अजीत पवार का नाम लिया। अजीत पवार का भी एक बयान अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था। उन्होंने कहा मैं तो कल शपथ लेने वाला हूं, लेकिन शिंदे का फैसला क्या होगा ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये अजीत पवार जी का बयान है। चूंकि संजीव जी ने जिक्र किया इसलिए मैं आपको बता देता हूं, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा। तनुज जी, देखिए बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी ने यह कहा है कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं या नहीं बनूंगा। तो इसका मतलब स्पष्ट ये है कि कोई और मंत्रालय, जैसे कि मैंने आपको फिर हिंट किया कि गृह मंत्रालय, क्योंकि पहले भी मांग की गई है, एक सबसे मजबूत मंत्रालय है, कहीं ना कहीं उसकी मांग इंडिविजुअल गृह मंत्री के, होम मिनिस्टर के रूप में शायद वो अपने आप को देखते हो। और क्योंकि पहले जब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की जब वहां पर बैठक में उनको दल का नेता चुन लिया गया था, तो कहीं ना कहीं वो तय है कि अगर उस शिवसेना शिंदे गुट की जो शिवसेना है उससे अगर कोई मंत्री बना तो वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ही होंगे।
जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। वक्त हमें इतने की इजाज़त देता है। तनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरबी उपाध्याय जी और संजीव यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। जहां भी 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों का गठबंधन सत्ता में आता है तो सीएम चुनने में ऐसी देरी होना कोई बड़ी बात नहीं होती। 2019 में भी महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच कई दिनों तक सीएम पद पर सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन बीते कुछ सालों में बीजेपी आलाकमान ने जिस तरह से अप्रत्याशित फैसले किए और शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और मनोहर लाल खट्टर जैसे दिग्गज सीएम के बजाय नए चेहरों पर दांव लगाया, उसे देखते हुए महाराष्ट्र में हुई ये देरी थोड़ी अस्वाभाविक लगती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़।